उसूलों पर जहां आज आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वसीम बरेलवी की ये प्रसिद्ध पंक्तियां कई जगहों पर लागू हो सकती हैं। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर इस समय एक ऐसे नेता की सख्त जरूरत है जो कि कांग्रेस को राजस्थान में दिशा दिखा सके। क्या वो नेता 2028 पर नजर रखते हुए सचिन पायलट हो सकते हैं? देखिए, सचिन पायलट जिस तरह से अपने इर्द गिर्द एक ऐसी नेताओं की फौज खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनकी विचारधारा, उनके विचार मैच कर सके, वो साफ तौर पर नजर आता है। जब कभी आप उनको, जो युवा पीढ़ी है, ऐसे नेता जो कि 25 से 40 साल की रेंज में है, भले ही वो मुकेश भाकर हो, इंद्रराज गुर्जर हो, मनीष यादव हो या अनिल चोपड़ा हो, वो नेता जो कि अगली खेप कही जा सकती है, कांग्रेस की अगली पीढ़ी कही जा सकती है, और वो एक आत्मीयता सचिन पायलट की साफ तौर पर इन नेताओं के साथ नजर आती है। वो उनके कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, उनके अपने कोई निजी कार्यक्रम हो, जब कभी उनसे मिलते हैं वो साफगोई, वो एक अपनापन, एक आत्मीयता सचिन पायलट के इन नेताओं के साथ जैसे कि कहना चाह रहे हो कि तुम ही मेरे आने वाले समय के संगी साथी हो और तुम्हारे बूते ही, तुम्हारे साथ ही मिलकर जो मैंने राजस्थान में एक विजन देखी है उसको मैं कहीं ना कहीं पार लगा सकता हूं, उसको हासिल कर सकता हूं। और वो आत्मीयता कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक तरफ सचिन पायलट है तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत है, जिनकी शायद राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि उन्होंने एक दूसरी पौध, अगर वो कहते हैं कि भाई उनकी जगह एक पार्टी में कोई दूसरा नेता राजस्थान में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो ले सकता है, तो क्या ऐसा कोई एक सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप तैयार की है अशोक गहलोत ने? आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक तरफ अशोक गहलोत की फोटो है, आप देख सकते हैं मुकेश भाकर जो कि कांग्रेस के लाडनू से विधायक हैं, जब पहुंचे उनके विवाह समारोह में तो एक तरफ अशोक गहलोत की ये फोटो है जिसमें साफ तौर पर मुकेश भाकर के चेहरे के भाव आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ ये सचिन पायलट के साथ एक आत्मीयता वाला चित्र जिसमें कोमल मीना, ये एक तस्वीर है जिसपे पॉज अगर हो सके तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक आत्मीयता साफ तौर पर झलकती है। और ये आत्मीयता मैंने केवल मुकेश भाकर के साथ देखी हो, सचिन पायलट की ऐसा नहीं है। भले ही वो मनीष यादव हों, भले ही वो कई युवा नेता हैं, कई ऐसे नेता हैं जो कि सचिन पायलट के करीब आना चाहते हैं पर शायद उनकी विचारधारा उनसे इतनी मैच नहीं करती है, और कहीं ना कहीं वो लगाव जो है सचिन पायलट का जो कुछ नेताओं के साथ नजर आता है, जो बताता है कि अगर सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2028 में किस प्रकार का कैबिनेट हो सकता है। क्या मुकेश भाकर, इंद्रराज गुर्जर और ये युवा नेता जिनका मैंने नाम लिया वो उस कैबिनेट का मुख्य आकर्षण बन पाएंगे या नहीं, वो समय बता सकता है, समय के गर्भ में क्या है। पर ये नेताओं की फौज सचिन पायलट ने जिस तरह से खड़ी की है तो एक स्तर पर तो वो पार्टी नेतृत्व को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को जहां जरूरत पड़े, भले ही वो केरल में हो, इस साल में असम और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं केरल के अलावा, जहां पर सचिन पायलट की जरूरत पड़े पार्टी के लिए वो खड़े होने के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत के जिस तरह के नेता उनके साथ में दिख रहे थे, भले ही वो शांति धारीवाल हो, बीडी कल्ला हो, जिस तरह से पूर्व पीएचईडी मंत्री का नाम जेजेएम स्कैम में आया, जो नेता ऐसा लग रहा है कि जो बुजुर्ग कैटेगरी में आ गए हैं, वो नेता अशोक गहलोत के साथ उनके एक सिपा सालारों की तरह देखे जा सकते थे। पर 2028 में वो किस हालात में होंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं, वो समय बता सकता है। पर पार्टी को ये चाहिए, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इसमें साफ तौर पर एक हेडवे करते हुए दिख रही थी। जिस तरह से उसने नितिन नवीन को, एक युवा व्यक्ति को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, दूर की जो सोच है वो बीजेपी में साफ तौर पर झलकती है, जो कि कहीं ना कहीं कई लेवल्स पर कांग्रेस का एक लैकिंग पॉइंट नजर आ रहा था। पर अगर चाहे कांग्रेस तो अभी से रूपरेखा जो है वो तैयार करके 2028 की रणनीति तैयार कर सकती है। पर उसके लिए उसको एक साफगोई, एक पारदर्शिता, एक ऐसे नेता को जिसकी जमीनी स्तर पर पैठ हो, जो कि लोगों के बीच पार्टी की विचारधारा, पार्टी की सोच को पहुंचा सके, उसके साथ उसको क्लियर
कॉन्फिडेंस देकर उसको तैयार करके खड़ा कर सकती है। और वो जो तैयारी है वो अगर अभी से शुरू करे तो कहीं ना कहीं 2028 की लड़ाई उसके लिए, उसकी राह जो है वो थोड़ी आसान हो सकती है। ये आप देख सकते हैं सचिन पायलट का चित्र मुकेश भाकर के साथ। ये जिस तरह का जमावड़ा, क्योंकि एक शादी का माहौल कम लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो जनसमूह वहां पर उमड़ा है। मुकेश भाकर को तो देखना चाह ही रहे थे लोग, पर सचिन पायलट एक मुख्य आकर्षण वहां पर बने हुए थे। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को खुद सचिन पायलट के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया था। और ये देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहां पर है। कहीं ना कहीं डर भी होगा कि कहीं स्टेज ना टूट जाए, और किस तरह से लोग जो हैं वो आतुर रहते हैं सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए, वो इन दृश्यों में भी देखा जा सकता है साफ तौर पर। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, अशोक गहलोत सरकार में जब होते हैं तब तो एक्टिव थे ही, पर विपक्ष में आने के बाद कहीं ना कहीं ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये 12 मार्च को सुबह ये जो पोस्ट है अशोक गहलोत के हैंडल पर, इसके मुताबिक बापू का दांडी मार्च अन्याय और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक प्रतिरोध था। आज जब देश में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां हैं, हमें फिर से उन्हीं गांधीवादी मूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। 12 मार्च को प्रातः 8:15 बजे भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित मार्च, ये मार्च की बात लिखी हुई है इसमें, लोकतांत्रिक मूल्यों को के समक्ष चुनौतियों की बात कही गई है। और सुबह जो 12 मार्च की जो इसमें उल्लेख है, साफ तौर पर अशोक गहलोत यहां पर, और राजस्थान में कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही थी कि संसद में उनके नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है, और तमाम जो अलग अलग आरोप लगाए कांग्रेस के द्वारा, भले ही वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की चुप्पी का आरोप हो, ईरान और अमेरिका की वॉर के मसले पर, जो ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या का मामला हो उस पर चुप्पी का आरोप हो, ये तमाम बातें जो कांग्रेस इस तरह से कह रही थी और जो आरोप लगा रही थी कि देश की जो सरकार है वो दबाव में है, जो प्रधानमंत्री है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ये कह रही थी कि जो तेल को लेकर स्थिति है वो अमेरिका तय कर रहा है कि भारत रशिया से, ईरान से या किस देश से वो तेल खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। और इन आरोपों को लेकर कांग्रेस मुखर रह रही थी। और एक और जो बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिल गया है वो गैस सिलेंडर को लेकर है। गैस सिलेंडर को लेकर जिस तरह से जगह जगह किल्लत की बात कही जा रही थी, जगह जगह एक फियर फैक्टर की बात कही जा रही थी, एक तरह से सिचुएशन जो है वो फिलहाल जयपुर में उतनी बुरी नहीं है, पर अगर उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि राजस्थान की सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिखाता है कि राजस्थान सरकार को भी ये लग रहा है कि स्थिति को एक तरह से अगर काबू में नहीं रखा गया तो स्थिति जो है गैस सिलेंडर को लेकर, क्योंकि एलपीजी को लेकर भारत की डिपेंडेंस जो है वो एक जो चंक है वो विदेश से जो सप्लाई होती है उसके ऊपर रहता है। और अगर जिस तरह से ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई है ईरान और अमेरिका की, अगर ये बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाती है तो उसको लेकर प्रदेश में स्थिति बहुत खराब हो सकती है। राजस्थान की सरकार द्वारा जिस तरह से अलग अलग मुद्दों पर अपना पक्ष रखा गया है बजट को लेकर, जिस तरह से जो वायदे किए गए हैं, सरकार को चाहिए कि वो वायदे पूरे हों, और जिस तरह से विपक्ष जो है वो बार बार आरोप लगाती आ रही थी कि पूर्व में किए हुए वायदे ही सरकार के द्वारा पूरे नहीं किए गए, आगे की सरकार जो है वो बात कर रही है। राजस्थान में सरकार के आगे भजनलाल शर्मा के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो साफ तौर पर बड़ी चुनौतियां हैं। प्रदेश को जिस तरह से बेरोजगारी का दंश कई युवा जो हैं वो झेल रहे हैं, जिस तरह से पेपर लीक को लेकर, हालांकि एक एनटीए की जगह स्टेट टेस्टिंग के राह पर एक स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाने की बात सरकार ने कही है, पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक डिस्कर्निबल एक ऐसी पॉलिसी के जिसकी वजह से
पेपर लीक को कर्ब किया जा सके ताकि, क्योंकि ये बहुत बड़ा दंश है जो कि देश के युवा, प्रदेश के युवा जो है वो झेल रहे हैं, और एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर राजस्थान में भाजपा एज अ पार्टी सत्ता में आई। और अगर अब वो इस मुद्दे पर अपने हाथ पीछे खींच लेती है या फिर युवाओं को इस तरह से छोड़ देती है और उनको लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार उतनी सजग, उतनी एक्टिव या उतनी सीरियस नहीं है जितनी वो विपक्ष में रहते हुए दावा करती थी, तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के साथ धोखा होगा, और वो धोखा राजस्थान की भाजपा की पार्टी एज अ पार्टी और भजन लाल शर्मा को एज अ नेता भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, भले ही राजस्थान में कांग्रेस जैसी चुनौतियां भाजपा के अंदर ना हो, पर आने वाले समय में एक व्यक्ति को नेता क्या बनाता है, मुख्यमंत्री तो बन गए हैं भजन लाल शर्मा, पर क्या नेता बन पाए हैं, क्या स्टेट्समैन बन पाए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों स्टेट्समैन कहा जाता था, आपको याद होगा, क्योंकि वो अपने फैसले ले पाते थे। वो पार्टी से अगर उनकी सोच अगर कभी अलग भी हो गई, जिस तरह से कई लोग उनको मुखोटा कहते थे, बीजेपी का कहते थे कि ही इज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, इसलिए कहा जाता था क्योंकि कई बार उनकी विचारधारा, उनकी मत जो है वो पार्टी से अलग हो जाते थे, और अगर अलग हो भी जाते थे तो उनको वो एज अ व्यक्ति डिफरेंशिएट कर पाता था और एक नेता के तौर पर उनको उभार पाता था, एक स्टेट्समैन के तौर पर उभार पाता था। तो भजन लाल शर्मा को जो दिशा निर्देश केंद्र की तरफ से, भाजपा की पार्टी की तरफ से, उनके नेतृत्व की तरफ से आया, उसकी वजह से वो मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, पर नेता बनने के लिए शायद उनको एक लंबी राह चलनी पड़ेगी, एक बड़ा सफर पूरा करना होगा। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद।